हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कवर किया था, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन ऑफ कस्टम यूनियन। मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको कस्टम यूनियन समझ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वीडियोस सेक्शन में यू विल गेट इट। Today in this video I'll be covering the theory of second best and the other static welfare effects of custom union। theory of second best होता क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, देन हमें ये इजीली समझ में आएगा कि कस्टम यूनियन और थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट के बीच में रिलेशन क्या है। तो थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हैं। इफ़ यू हैव डन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको पता होगा कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वो परेटो ऑप्टिमल होता है। अब परेटो ऑप्टिमल क्यों होता है, क्या होता है, वो सब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से या माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप परेटो ऑप्टिमैलिटी करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है परेटो ऑप्टिमैलिटी, तब आपको समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल टर्म्स में परेटो ऑप्टिमल एक कंडीशन है जहाँ पे अगर हम समझो ए और बी दो जन हैं तो ए को बेटर ऑफ कर सकते हैं। वो सिचुएशन हम परेटो ऑप्टिमल एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर ए को हमें बेटर ऑफ करना है, यानी ए को कुछ ज़्यादा चाहिए तो बी को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा, यानी बी से कुछ लेना पड़ेगा या बी का जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होगा। तो ये परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बाद अगर एक को बेहतर करना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ये वो सिचुएशन है। इसके पहले हम दोनों को बढ़ा सकते थे, ए को भी बेटर ऑफ कर सकते थे, बी को कुछ असर नहीं पड़ रहा था, या तो बी का भी वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा था या बी का वेलफेयर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। समझो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ए है, बी है। ए का वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है, बी का वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कोई सिचुएशन ले लेते हैं, कुछ हमने पॉलिसी लाई जिससे ए और बी दोनों का वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, परेटो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सेकेंड सिचुएशन लाया, दूसरा पॉलिसी आ गया, ए का वेलफेयर बढ़ गया, बी का वेलफेयर सेम है, बी का वेलफेयर ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है, सेम है, तो इससे भी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, परेटो इम्प्रूवमेंट आया। अब ए का वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए बी का वेलफेयर कम करना पड़ेगा। दिस मीन्स दिस सिचुएशन कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, दिस इज़ परेटो ऑप्टिमल कंडीशन। तो ये वो कंडीशन कौन सा मार्केट सेटिस्फाई करता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सेटिस्फाई करता है, परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन, ठीक है। अब उसके कुछ कंडीशंस है। ऑब्वियसली डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, लेज़े फेयर इकोनॉमी होती, लेज़े फेयर पे ज़्यादा होता है कि मार्केट को छोड़ दो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव के कुछ फीचर्स है और भी 5-6 फीचर्स हैं। लेट्स टेक कि ये 4 कंडीशंस हैं। अब इसमें से हम एक किसी कंडीशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेट्स से परेटो ऑप्टिमैलिटी की हम बात कर रहे हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट परेटो ऑप्टिमल होता है, यानी सबका वेलफेयर, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, सबका वेलफेयर मैक्सिमम लेवल पे है। ये किस सिचुएशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। लेट्स टेक एक मार्केट है, बाकी सारे कंडीशन सेम हैं लेकिन सिर्फ मार्केट डिस्टॉर्शन है। यहाँ पे इस सिचुएशन में ना एक और कंडीशन मैं ऐड कर देती हूँ। एक कंडीशन है कि एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं ली गई है, ठीक है, देयर इज़ नो एक्सटर्नैलिटीज़। अब एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है कि समझो प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो एक मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर करेगा, लेकिन उस मार्जिनल कॉस्ट में वो जो बाहर अपने इंडस्ट्री, अपने फैक्ट्री के बाहर जो
वाटर फ्लो हो रहा है उसमें अपने सारे केमिकल्स डाल रहा है, जो वो वाटर फ्लो होके नीचे विलेज में जा रहा है, वो विलेज वाले लोग जो है वो उस पानी को पी के डिजीज़ उनको होता है और उनका खर्चा होता है। अब ये किसके वजह से हुआ? ये इस फैक्ट्री के वजह से हुआ। क्या इसका जो केमिकल उसने रिलीज़ किया, वाटर पल्यूट किया, यानी पल्यूशन का उसने कंसिडर किया मार्जिनल कॉस्ट में, वो भी एक तरीके का कॉस्ट हो गया, राइट? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया। तो वो होता है एक्सटर्नैलिटीज़ की, एक का किया हुआ काम दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका कॉस्ट आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। दिस इज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होती है। क्या होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की? समझो मैंने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स, फ्लावर्स, लीव्स, ग्रीनरी इन द सेंस मैंने क्रिएट की है, इस वजह से आजू बाजू के लोगों को भी हेल्प हो रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। तो एक्सटर्नैलिटीज़ नॉर्मली जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट समझते हैं तभी एक्सटर्नैलिटीज़ हम कंसिडर नहीं करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में यू कंसिडर एक्सटर्नैलिटीज़ और देन सोशल मार्जिनल कॉस्ट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, ये सारे हम कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंगली क्या होता है, समझो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है? तो जब हम सप्लाई में मार्जिनल कॉस्ट में हम प्लस पोल्यूशन ऐड कर दे, पोल्यूशन का कॉस्ट यानी सोशल कॉस्ट ऐड कर ले, तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट? समझो 100 रुपया मार्जिनल कॉस्ट था, अब मैंने 20 रुपीज़ पोल्यूशन कॉस्ट ऐड कर दिया, तो 120 रुपीज़ मार्जिनल कॉस्ट हो गया। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या होगा? ये सोशल मार्जिनल कॉस्ट के वजह से सप्लाई है, ठीक है? सप्लाई क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो प्राइस बढ़ गया है एंड क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। अब मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? क्वांटिटी कम हुई है, प्राइस बढ़ गया, ये क्यों एक्सप्लेन किया मैंने? इसी बेसिस पे मैं आपको सेकेंड बेस्ट जो है द थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट वो एक्सप्लेन करूँगी। इस सिचुएशन में सारे कंडीशंस फुलफिल थे। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज़ हमने कंसिडर किया है, ठीक है? जब हम एक्सटर्नैलिटीज़ कंसिडर करते हैं तो क्या होता है? मैंने देखा है क्वांटिटी कम हो जाता है, यानी इनएफिशिएंसी आ जाता है, राइट? जब इनएफिशिएंसी आ जाता है, यू नो दैट थोड़ा वेलफेयर कम होगा। इनएफिशिएंसी आ गई, वेलफेयर कम होगा। प्रोड्यूसर का हो, कंज्यूमर का हो, हमें नहीं पता, वो इन डिटेल हम लोग को बाद में हम लोग एक्सटर्नैलिटीज़ अगर कवर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ समझते हैं कि इन वेलफेयर कम होगा। इस वजह से बाकी सारे कंडीशंस फुलफिल्ड है, बाकी सारे कंडीशन है, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, लेज़र फेयर है, लॉन्ग रन प्रॉफिट ज़ीरो है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। यहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट कवर किया। तो नो एक्सटर्नैलिटी के जगह पर अब एक्सटर्नैलिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक कंडीशन हम फुलफिल नहीं हो रहा। जब इतने सारे कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता और उस वजह से आपको पता चल रहा है कि थोड़ा वेलफेयर कम हो रहा है या इनएफिशिएंसी होता है, इसे थियोरी द सेकेंड बेस्ट थियोरी या द थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कहते हैं। लेकिन अब हम कस्टम यूनियन के सिचुएशन में देखेंगे कि कैसे रिलेट करता है थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट। We saw in part 1 that free trade leads to most efficient utilization of world resources and thus maximizes world output and welfare। ये हमने part 1 में देखा था कि जब हम फ्री ट्रेड करते हैं, टैरिफ भी नहीं लगता है, कस्टम यूनियन भी नहीं है, कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे हम फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, तो सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है फुल्ली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है और आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है और दोनों कंट्री जो ट्रेड कर रही है उनका वेलफेयर इंक्रीज़ होता है। Therefore, prior to Winner's work on custom unions in 1950, it was widely believed that any movement toward freer trade would also increase welfare। तो विनर ने अपना जो ये थियोरी दिया था, विच थियोरी? कस्टम यूनियन का जो पूरा थियोरी दिया था 1950 में,
उसके पहले ये सोचा जाता था कि हर बार अगर हम फ्री ट्रेड किसी भी रीज़न से, कोई भी तरीके से हम फ्री ट्रेड पे जा रहे हैं तो वेलफेयर इंक्रीज़ होगा ही होगा। कस्टम यूनियन में हमने क्या देखा, ट्रेड डाइवर्जन कस्टम यूनियन वेलफेयर कम भी कर सकता है। To the extent that a custom union does not increase trade barriers against the rest of the world, elimination of trade barriers among union members represent a movement toward freer trade. कस्टम यूनियन कैसे फ्रीयर ट्रेड हो गया? कस्टम यूनियन का जो कंडीशन था क्या था कि आपस में जो यूनियन मेंबर्स हैं वो आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, टैरिफ सारे निकाल देंगे, भले ही आप दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे भी आपका जो बैरियर्स है वो सेम मेंटेन करो। तो आपस में यूनियन मेंबर्स जो टैरिफ निकाल देंगे तो अल्टीमेटली दे आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रीयर ट्रेड, राइट, फ्री ट्रेड में जा रहे हैं। एज सच इट वॉज बिलीव टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ मेंबर एंड नॉन मेंबर नेशंस अलाइक। तब तक ऐसे ही माना गया था कि येस वेलफेयर विल इंक्रीज बिकॉज फ्रीयर ट्रेड पे जा रहे हैं। एंड पार्ट 1 में हमने यही देखा कि जहाँ पे भी फ्री ट्रेड होता है वहाँ पे वेलफेयर इंक्रीज होगा, राइट। तो ये दोनों मेंबर्स के और नॉन मेंबर्स दोनों के वेलफेयर को बढ़ाएगा। हाउएवर विनर शोड दैट फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन कुड इंक्रीज or reduce the welfare of member nation and the rest of the world depending on the circumstances under which it takes place. तो विनर ने क्या दिखाया, जब कस्टम यूनियन हमने जो ट्रेड डाइवर्जन की बात की उसमें हमने देखा कि कैसे ट्रेड डाइवर्जन या तो वेलफेयर को इंक्रीज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, राइट। सिचुएशन के बेसिस पे है कि क्या आ सकता है, इंक्रीज होगा कि रिड्यूस होगा। यही चीज़ थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट है। थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट विच स्टेट्स दैट इफ ऑल कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज वेलफेयर और रीच परेटो ऑप्टिमम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो जैसे यहाँ पे सारे कंडीशंस मैंने लिखे थे, दीज वर ऑल कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर, राइट, और रीच द परेटो ऑप्टिमल। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, trying to satisfy as many of these conditions as possible does not necessarily or usually lead to second best position. Trying to satisfy, आप इनमें से 3 या 4 कंडीशन सेटिस्फाई करो, इसका मतलब नहीं है कि यस आप सेकेंड बेस्ट पोजीशन पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने जब नो एक्सटर्नैलिटी की जगह पर एक्सटर्नैलिटी कंसिडर किया तो हमें पता था कि वेलफेयर रिड्यूस होगा, वी न्यू कि वेलफेयर रिड्यूस होगा। बट सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि इन कंडीशन में से समझो कोई और कंडीशन हम फुलफिल नहीं करते, तो उस सिचुएशन में हो सकता है वेलफेयर इंक्रीज हो या वेलफेयर रिड्यूस हो, वी डोंट नो। एक्सटर्नैलिटी कंसिडर करने के टाइम पे क्यू जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हुई तो इनएफिशिएंसी आ गया, we know that welfare will reduce, but there is a situation, there can be a situation कि इनमें से कोई कंडीशन अगर मैं फुलफिल नहीं कर रही तो हो सकता है वेलफेयर इंक्रीज हो, रिड्यूस हो, वी नेवर नो। तो नेसेसरी नहीं है कि आप समझो एक कंडीशन कोई भी निकाल दो तो आपका सेकेंड बेस्ट होगा। सेकेंड बेस्ट क्या बोलता है कि आप एक कंडीशन या 2 कंडीशन निकाल दो तो आपका थोड़ा वेलफेयर कम हो रहा है लेकिन ठीक है, सिचुएशन ठीक है, तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है, राइट। हम बोलते हैं ना कि ए नहीं मिला तो बी ठीक है, तो वैसे ही सेकेंड बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही नहीं है ना कि बी सिचुएशन सही है कि गलत है, बी आपके लिए वेलफेयर इंक्रीज करेगा कि रिड्यूस करेगा, यू डोंट नो। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल ब्रिंग सेकेंड बेस्ट पोजिशन इज व्हाट दे आर सेइंग। Thus, forming a custom union and removing trade barriers only among the members will not necessarily produce the second best welfare position. Why? Because you are not knowing that welfare will increase or reduce. So, custom union में आने के बाद trade barriers members के बीच में निकालने के बाद आप
बोल नहीं सकते कि हम सेकेंड बेस्ट पोजीशन पे है या सेकेंड बेस्ट वेलफेयर पोजीशन पे है, नहीं, बिकॉज यू डोंट नो कि वेलफेयर आपका इंक्रीज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है. दिस समवॉट स्टार्टलिंग conclusion has great significance not only for the field of international economics but for the study of economics in general. तो ये सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में नहीं, इन जनरल भी थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कंक्लूजन जो है, ये जो कंक्लूजन निकला कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन सो यू कांट से दैट वी आर एट द सेकेंड बेस्ट पोजीशन, ये इकोनॉमिक्स इन जनरल में भी अप्लाई होता है. द थियोरी ऑफ कस्टम यूनियन इज जस्ट वन एग्जाम्पल फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ दिस जनरल प्रिंसिपल. फ्रॉम इट्स समवॉट वेग बिगिनिंग इन द work of Winner, the theory of second best was then fully developed by Midday in 1955 and generalized by Lipsey and Lancaster in 1956. तो ये somewhat विनर ने सिर्फ एक से बोलते हैं ना समरी काइंड ऑफ ऊपर से एक्सप्लेनेशन कर दिया था, लेकिन इन डेप्थ थियोरी जो है सेकेंड बेस्ट की वो लिप्से एंड मेडे ने पहले डेवलप की, फुल्ली डेवलप की 55 में, एंड लिप्से एंड लैंकेस्टर ने 56 में उसे जनरलाइज कर दिया. जनरलाइज करना क्या होता है कि बाकी सारे सिचुएशन में भी अप्लाई कर दिया. अब कंडीशंस दैट आर मोर लाइकली टू लीड टू इंक्रीज्ड वेलफेयर, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो वेलफेयर इंक्रीज करेंगे. वेलफेयर इंक्रीज कब होता है, जब ट्रेड क्रिएशन होता है. तो कौन से ऐसे कंडीशन है जो ट्रेड क्रिएट करेंगे या तो वेलफेयर इंक्रीज करेंगे. Custom union is more likely to lead to trade creation and increase welfare under the following condition. Higher the pre-union trade barriers of the member countries, there is then a greater probability that formation of custom union will create trade among union member rather than divert trade from non-member to member. क्या बोल रहे हैं कि प्री यूनियन ट्रेड बैरियर्स जो थे वो अगर मेंबर कंट्रीज़ में बहुत हाई थे, लाइक 200-300% का ट्रेड बैरियर लगा दिया, टैरिफ लगा दिया. अब जब आप कस्टम यूनियन में आ रहे हैं, ये 200-300 का टैरिफ जब निकल जाएगा तो इसका मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. क्योंकि बहुत प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो ट्रेड क्रिएट करेगा. लोअर आर द कस्टम्स यूनियंस बैरियर ऑन द ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. This makes it less likely that formation of custom union will lead to costly trade diversion. Trade diversion क्या कह रहा था कि अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लो कॉस्ट पे इंपोर्ट कर रहे थे, अब यूनियन के वजह से आप हाई कॉस्ट से मेंबर से इंपोर्ट कर रहे हो. तो अगर आपका ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो बिफोर कस्टम यूनियन था वो आपका इतना इंपोर्ट आप नहीं कर रहे थे तो बात ही नहीं बनती ना ट्रेड डाइवर्जन की. ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर्मिंग द कस्टम यूनियन एंड लार्जर देयर साइज. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस देयर इज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट लो कॉस्ट प्रोड्यूसर फॉल विद इन द यूनियन. तो जितना ज़्यादा कंट्री बड़ा होगा, जितना उनके मेंबर्स, जितने कस्टम यूनियन में मेंबर्स ज़्यादा होंगे उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो इस कस्टम यूनियन में आ जाएंगे. न मोर ऑब्वियसली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर अगर कस्टम यूनियन में आ गए तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे. द मोर कॉम्पिटिटिव rather than complementary are the economies of member nation, there are then greater opportunities for specialization in production and trade creation with formation of custom union. तो जितना कॉम्पिटिटिव होता है उतना ही कॉस्ट कम होता है. आपको पता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जैसे है, मार्जिनल कॉस्ट कम रेट पे मिलता है, प्राइस कम होता है. तो ऑब्वियसली जितना कॉम्पिटिटिव होगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा स्पेशलाइज करने में, और देन इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे, ट्रेड ज़्यादा होगा. Thus a custom union is more likely to increase welfare if formed by two competitive industrial nations rather than by an industrial nation and an agriculture complementary nation. देखो क्या होता है ना, जब कॉम्पिटिटिव आता है ना, कॉम्पिटिटिव में हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी की तरफ भागते हैं. हम ये नहीं बोलते कि हाँ
ये अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो ऑब्वियस है ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेगा, बी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचेगा, मोनोपोली होगा, प्राइस हायर होगा। कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव में सारे लोग सारी चीज़ें बना रहे हैं तो प्राइस जितना कम हो उतना अच्छा, तभी लोग खरीदेंगे, राइट। तो हम स्पेशलाइजेशन में भागते हैं कि हम स्पेशलाइज करें, क्वालिटी अच्छा दे तो लोग हमसे खरीदें। तो इस वजह से क्या होगा, कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन के वजह से अगर कॉम्पिटिटिव है तो वो वेलफेयर इंक्रीज करेगा। The closer geographically are the members of custom union, then transportation costs represent less of an obstacle to trade creation among members. So जितना आप पास हो जोग्राफिकली, दो मेंबर्स जो हैं जो भी कस्टम यूनियन में आ रहे हैं वो पास में होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनके लिए एक हिंड्रेंस नहीं बनेगा ट्रेड क्रिएट करने के लिए। द ग्रेटर इज द प्री यूनियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पोटेंशियल मेंबर्स ऑफ कस्टम यूनियन, दिस लीड्स टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सिग्निफिकेंट वेलफेयर गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। तो प्री ट्रेड यूनियन में आने से पहले आप अच्छा आप में इकोनॉमिक रिलेशन है, अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है, यानी आप मेंबर्स जो है, जो भी मेंबर्स कस्टम यूनियन में आ रहे हैं उनका पहले से ही रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए। यूरोपियन यूनियन हैज़ हैड ग्रेट सक्सेस दैट this is just an example given of European Union. Other static welfare effects of custom union. There are other static welfare effects resulting from formation of custom union. कुछ और भी effects हैं. One is administration savings from the elimination of custom officers, border patrols and so on for trade among member nations. जब आप कस्टम यूनियन पे आते हैं ऑब्वियसली यू आर रिमूविंग द टैरिफ्स, तो टैरिफ कलेक्शन के जो ऑफिसर्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। बॉर्डर्स पे जो पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई चीज़ आ रही है तो हम कस्टम टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ या एक्सपोर्ट टैरिफ ले सके, तो वो बॉर्डर पे पेट्रोल वाले लोग भी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि अभी टैरिफ है ही नहीं, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग हो जाएगा, वो लोगों को आप कोई और चीज़ में लगा सकते हो। दिस बेनिफिट अराइजेज वेदर कस्टम यूनियन इज ट्रेड क्रिएटिंग और ट्रेड डाइवर्टिंग। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि ट्रेड क्रिएटिंग है कि ट्रेड डाइवर्टिंग है। सेकेंड, अ ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन बाय रिड्यूसिंग इट्स डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम एंड इट्स सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is likely to lead to an improvement in collective terms of trade of custom union. क्या बोल रहा है, अ ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन, वो डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स कम कर रहा है। जब डिमांड कम हो रहा है तब क्या होता है, चलो हम देख लेते हैं। डिमांड जब कम होता है, 1 सेकेंड, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस रिड्यूस होगा, किसका, इंपोर्ट्स का। इट्स सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इट्स सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, राइट। जब ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू बढ़ेगी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा। कलेक्टिव टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ कस्टम यूनियन विल इम्प्रूव। दिस कैन बी शोन ग्राफिकली बाय इनवर्ड शिफ्ट इन कस्टम यूनियंस ऑफर कर्व। तो जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो उसका ऑफर कर्व जो है वो इनवर्ड शिफ्ट होगा जो भी यूनियन मेंबर है उसका। हाउएवर फॉर अ ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन, ये ट्रेड डाइवर्जन की सिचुएशन में था। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन के सिचुएशन में क्या है, ऑपोजिट इज लाइकली टू हैपन। ट्रेड क्रिएटिंग में ऑपोजिट होगा,
since the part of increase in real income resulting from the formation of custom unions spill over into greater demand for import from rest of the world. ट्रेड क्रिएटिंग में क्या होता है कि आपका रियल इनकम बढ़ रहा है तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज होगा. जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू कम होगी, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. Whether an individual member's terms of trade improve, deteriorate or remain unchanged depends on the circumstances. अब नेसेसरी नहीं है कि आपका वेलफेयर हमेशा इंक्रीज हो, वेलफेयर नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा इंक्रीज हो या हमेशा डेटीरियोरेट ही हो ट्रेड क्रिएशन के टाइम पे, ज़रूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस, कितना है, क्या है, आप कितना ट्रेड कर रहे हो, कितना इम्पोर्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे. Finally, any custom union, by acting as a single unit in international trade negotiation, is likely to have much more bargaining power than all its members separately. Obviously, अगर आप एकजुट होके आप कुछ भी कहीं पे भी जाओगे ट्रेड नेगोशिएशंस में, तो आप एकजुट होके जाओगे तो आप में बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी आएगी. आप अपने आप में मतलब मेंबर्स ही आपस में अग्री नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में भी आपकी बातें सुनी नहीं जाएंगी. तो एकजुट होकर अगर आप जाते हो, कस्टम यूनियन क्रिएट करते हो, तो ऑब्वियसली एज अ वन नेशन आप बार्गेन कर सकते हो. देयर इज़ नो डाउट, फॉर एग्जांपल, दैट दिस इज़ द केस फॉर यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर कस्टम यूनियन. डायनामिक बेनिफिट्स फ्रॉम कस्टम यूनियन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. If you have understood what is the theory of second best and the other static effect of custom union, do like the video, and if you are new to the channel, subscribe kar do. Do share it with your friends and classmates, and if you want to comment anything, any doubt or anything for that matter, you can surely comment. Thank you.